Good morning all my dear students. Last class we have discussed about graphs, graphical conversion and work done by graphical method. तो ग्राफ तो बेटा आप लोग समझ ही गए थे किस तरीके से किसका ग्राफ बनता है ना। ग्राफ आपको कभी बताएगा नहीं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है बेटा। पैरेलल टू अगर वॉल्यूम एक्सिस है तो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा। आइसोबारिक ये आइसोकोरिक हो जाते हैं। फिर आइसोथर्मल एडियाबैटिक में बताया था मैंने आपको कैसे पता करना है। एक्सपेंशन है तो आइसोथर्मल ऊपर होगा और एडियाबैटिक नीचे, और अगर कंप्रेशन होता है नीचे से ऊपर जाते हैं तो आइसोथर्मल वाला नीचे हो जाता है, एडियाबैटिक ऊपर। कैसे निकालते हैं, वर्क निकालने का तरीका क्या है, एरिया अंडर कर्व निकाल लीजिए। वो प्रोसेस मैंने एक समझाया था आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। अगर साइकिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ होगा तो वर्क निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे तो पॉजिटिव लेना होता है वर्क को। और इनकी खास बात क्या है, डेल्टा एच हमेशा जीरो होगा साइक्लिक है तो, डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा। क्यू जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकालेंगे और वो हमेशा डब्ल्यू के बराबर होगा बेटा। जो भी वर्क का मैग्नीट्यूड आएगा उसमें बस केवल साइन को चेंज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है, हीट मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी थी लास्ट क्लास में। और फिर मैंने कन्वर्जन सिखाया था आपको कैसे कन्वर्ट करना है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जाने का, तो भी तरीका हमने देख लिया था। ये प्रैक्टिस से ही आता है बेटा, और ये फिजिक्स में और बताया जाएगा आपको। मैंने तो खैर एक ग्राफ से समझाया है, फिजिक्स में खूब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ कन्वर्जन वाले। देन हमने एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाया था इस तरीके का, जिसमें सब हमें इन्फॉर्मेशन दिया था पहले, तो इसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ग्राफ को प्लॉट किया था। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें निकालना था वर्क डन, तो एरिया अंडर कर्व निकालना था बेटा। तो वर्क डन कभी भी निकालना है तो अलग अलग पाथ का सम निकालिए, क्योंकि ये देखो पैराबोलिक कर्व है तो ये एरिया आइसोथर्मल पाथ था, तो आइसोथर्मल के वर्क के लिए मुझे आइसोथर्मल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। अगर ये बोला होता कि ये एडियाबैटिक है तो फिर मैं एडियाबैटिक का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के निकालता इसे। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखिएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। हीट निकालना था तो हीट जस्ट क्या हो जाता है, वर्क के अपोजिट हो जाता है। अगर वर्क निगेटिव आ रहा है बेटा तो हीट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। आप देख सकते हो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब वर्क कैसा आएगा, निगेटिव, तो वर्क निगेटिव तो हीट कैसा, पॉजिटिव। देन हम लोगों ने बेटा एक क्वेश्चन ये भी किया था कि कैसे आपको कौन सा डिफरेंट साइकिल बताता है, तो ये कन्वर्जन अच्छा क्वेश्चन था, काफी समझ के करने वाला था। ये लास्ट वाला गलत था क्योंकि उसका एक्चुअल में जो बनना चाहिए था वो इस तरीके से बनना चाहिए था, वो समझाया था मैंने। फिर हमने ये क्वेश्चन किया था आपका, इसमें ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, है ना। पाथ दिया था हमको, बोला था वर्क डन बाई गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, तो एरिया अंडर कर्व निकालना था। चूंकि ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। सेकंड पूछा था हीट एक्सचेंज बाई गैस इन पाथ सी ए और ए बी में कितना हीट का एक्सचेंज होगा। तो हीट एक्सचेंज कभी भी निकालना है तो बेटा हीट के लिए केवल और केवल एक फॉर्मूला, किससे जाना होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा। तो बेटा जैसे ए बी में मैंने आपको बता दिया था, ए बी के लिए तो डब्ल्यू ए बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा ए बी में वही हीट के चेंज के बराबर होगा। और इंटरनल एनर्जी तो निकाल ही सकते हो, कैसे, एन सी बी टी बी माइनस टी ए से। अब चूंकि टेम्परेचर नहीं पता है तो उसको प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्लेस कर लो, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम तो पता है ना हमें, तो प्रेशर वॉल्यूम टर्म्स में हमने रिप्लेस करके कैलकुलेट कर लिया था। इसी तरीके से मैंने कहा था बाकी पार्ट आप कर लीजिएगा, कौन कौन से पार्ट के लिए। सी ए हमने ए बी का निकाल लिया था बेटा, इसी तरीके से सी ए का निकालना है, तो सी ए का निकाल लेंगे ना। क्यू सी ए कैसे निकालोगे, तो क्यू सी ए निकालना है। चलो मैं करवा देता हूँ, आपने शायद किया होगा कि नहीं किया पता नहीं, कर लेते हैं हम लोग, इसे कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्यू सी ए में निकालना है, चलो ये बता देता हूँ मैं शॉर्टकट में, आप सॉल्व करिएगा। आपको बेटा इस पाथ में क्या निकालना है, क्यू सी ए निकालना है कि कितना हीट होगा। तो क्यू सी ए बराबर किसके होगा बेटा, तो हमें पता है डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चलेंगे तो डेल्टा यू सी ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू सी ए प्लस क्यू सी ए। तो क्यू सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू सी ए माइनस डब्ल्यू सी ए। तो देखो अब इसमें ये दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको आराम से बेटा। डब्ल्यू सी ए की वैल्यू कितनी होगी, देखो डब्ल्यू सी ए पहले सी से ए में, डब्ल्यू में कितना वर्क होगा, वर्क कितना होगा डब्ल्यू सी से ए में, तो सी से में वर्क, सी से ए में जाने में वर्क कितना होगा, जितना भी एरिया अंडर कर्व आ रहा होगा इसके, तो इसके अंदर एरिया अंडर कर्व कितना आएगा, रेक्टेंगल हो गया। तो प्रेशर, ये हाइट हो गई कितनी, पी नॉट की, और ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका, 2 वी नॉट में से वी नॉट जाएगा वी नॉट, मतलब इसका वर्क कितना आएगा बेटा, पी नॉट वी नॉट आएगा। और साइन कैसा आएगा, तो चूंकि ये सी से ए जा रहे हो बेटा, सी से मतलब क्या हो रहा है, आपका गैस कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब सिस्टम के ऊपर काम करो तो वर्क का साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो ये प्लस का हो गया। अब ये कैसे निकालूंगा, तो ये निकालने का तरीके के लिए क्या लगा दो आप, एन सी वी टी सी टी ए माइनस टी सी, टी ए माइनस टी सी। अब एन पता है, गैस के मोल्स दिए हैं 1 मोल, सी भी हमें पता है मोनोएटॉमिक है तो 3r/2 लेना है। टी ए कितना हो जाएगा, टी ए की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, पी ए वी ए अपॉन एन आर, जैसे इसमें लिखा था ना,
पीवी वीवी अपॉन एनआर लिखा था ना, उसी तरीके से यहाँ क्या लिख देंगे पीए वीए अपॉन एनआर, और सिमिलरली इसको क्या लिख देंगे पीसी वीसी अपॉन एनआर। तो पीए वीए भी पता है, पीसी वीसी भी पता है, बस यहाँ रख दोगे तो आपको आराम से क्यूसीए का आंसर मिल जाएगा बेटा, और उसमें ये जो आएगा उसमें आपको पी नॉट बी नॉट को जोड़ना रहेगा। तो ये हो जाएगा ये वाला पार्ट भी। इसी तरीके से हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन पाथ बीसी, सिमिलरली बीसी के लिए लगाना है, तो बीसी के लिए भी क्या यही लगाओगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू बी से सी माइनस डब्ल्यू बी से सी। अब डब्ल्यू बी से सी क्या होगा, पूरा एरिया अंडर कर, मतलब ये जो एरिया आ रहा था ये भी एरिया प्लस ये भी एरिया, तो देखो ये माइनस पी नॉट, ये यहां से यहां तक का एरिया कितना आ रहा था बेटा पी नॉट वी नॉट, ये एरिया कितना था पी नॉट वी नॉट, साइन नहीं अभी देखना है, अभी केवल एरिया देख रहे हैं पी नॉट वी नॉट, और ये एरिया भी कितना है पी नॉट वी नॉट, तो टोटल एरिया अंदर ऑफ कर्व कितना आ जाएगा बी से सी में 2 पी नॉट वी नॉट, और साइन कैसा होगा, तो चूंकि ये एक्सपेंशन का है तो मतलब साइन कैसा होगा निगेटिव। तो अगर देखो यही मैं कर देता हूं, हिंट दे रहा हूं बस आपको मैं, अगर आपको Q कौन से पूछा है B से C, तो Q BC पूछा है तो BC में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा U BC चाहिए मुझे, ठीक है, माइनस WBC। अब WBC कितना होगा, तो WBC तो बेटा ये पूरा एरिया अंडर कर्व होगा B से C में, तो ये एरिया ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, कितना रहा था पी नॉट बी नॉट, ये एरिया भी अभी हमने छोटा वाला ट्रायंगल का भी एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया ये भी आया है पी नॉट बी नॉट, तो पी नॉट बी नॉट पी नॉट बी नॉट मिलके इसका एरिया कितना ले लूंगा मैं 2 पी नॉट वी नॉट, तो ये एरिया मिल गया, इसका वर्क मिल गया ये, और वर्क का साइन कैसा होगा बेटा पॉजिटिव की नेगेटिव, तो चूंकि एक्सपेंशन का वर्क है तो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस माइनस देखो मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर WBC के लिए ऐसे ही लगा लो फॉर्मूला क्या NCV TC माइनस TB, TC और TB आपको पता हो जाएगा बेटा, TC को क्या लिख देना PCVC अपॉन NR, और इसको TB को क्या लिख दोगे PB VB अपॉन NR, तो कैलकुलेट हो जाएगा, आसान है, बस एक मैंने समझाया था ना इसी तरीके से करना है, कर लेना जरूर अटेम्प्ट इसको, क्योंकि आपको हेल्पफुल होगा बेटा, तो ऐसे अटेम्प्ट करना है बस हो जाएगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल, तो मैंने बताया था A पे भी निकाल लो, B पे C पे निकाल लो, तो B पे आपका मैक्सिमम आएगा बेटा टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आज हमारा लास्ट ही है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखो कैसे, ग्राफिकल क्वेश्चन ही केवल हम लोग अभी देखने वाले हैं, क्योंकि ग्राफिकल चीजें ही हमारी बची है। देखो द गिवन फिगर शोज अ चेंज ऑफ स्टेट कैपिटल A टू स्टेट कैपिटल C बाई 2 पाथ्स, दो पाथ्स, एक पाथ है बेटा ABC एंड एक पाथ है आपका AC, दो पाथ। अब पाथ को पहले मैं बना देता हूं, यहाँ पे देख लो, फिर क्वेश्चन को और समझने में आसानी रहेगी ना। ये प्रेशर एक्सिस है हमारा, ये हमारे लिए वॉल्यूम का एक्सिस है, और इस तरीके से दे रहा है एक पाथ में, इस तरीके से, ठीक है बेटा। यहाँ देखो ये इस तरीके से, ये आपका पॉइंट A है, ये आपके लिए पॉइंट B है, और ये आपका C है। तो एक तरीका ये है ABC ऐसे जा रहा है दो पाथ से, एक तो A से C तक जाने का एक रास्ता ये है, और दूसरा क्या है डायरेक्ट बेटा A से C पे डायरेक्ट चले जाओ, ये दो रास्ते हैं हमारे पास। अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे 5 दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दिया है 15 दिया है, ये बेटा कुछ हो सकता है ATM में दिया हो, मान लो किसी भी यूनिट में आप मान सकते हो, और यहाँ पे सपोज करो ये दिया है बेटा आपका वैल्यू 2 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है वॉल्यूम आपका 6 दिया है, इस तरीके से। तो द फिगर शोज चेंज ऑफ स्टेट A टू C बाई 2 पाथ, दो पाथ से, है ना। अब हमें बोल रहा है कैलकुलेट, पहला पार्ट क्या दे रहा है इसमें, पाथ अलोंग विच वर्क डन इज लिस्ट, कौन से पाथ के अलोंग वर्क डन जो है वो मिनिमम होगा बेटा, वर्क डन इज लिस्ट। सेकेंड पार्ट दे रहा है इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट कैपिटल A पॉइंट पे, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट कैपिटल A इज 10 जूल एंड amount of heat supplied to change its state, to C, A से C पे चेंज करने के लिए, है ना, जो कितना हीट देना पड़ा, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड थ्रू पाथ AC पाथ से इज 200 जूल। मतलब अगर मैं 200 की जूल सप्लाई कर दूं ना बेटा, तो A से कहां चला जाएगा वो चीज, हमारा C पे चला जाएगा। तो बोल रहा है देन कैलकुलेट
देन कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी को मेजर करिए कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। और थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन पाथ ए बी पाथ में कितना हीट सप्लाइड होगा इफ इंटरनल एनर्जी चेंज एट ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द गैस इज 10 जूल। ये दे रहा है क्वेश्चन में। चलो तो देखो कैसे करोगे। पाथ अलोंग विच वर्क डन इज लिस्ट, कौन से पाथ के अलोंग वर्क डन लिस्ट होगा। मतलब दो पाथ है, एक तो बेटा पाथ कौन सा है हमारे पास, ए से बी जाओ और बी से सी जाओ। एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ए से बी डायरेक्ट है। तो किस पाथ के अलोंग वर्क डन लिस्ट होगा। तो पहले ए बी सी वाले पाथ्स के अलोंग वर्क निकालो, WABC। इस पाथ के अलोंग वर्क निकालना है तो इस पाथ के अलोंग वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको WA से B का वर्क लेना पड़ेगा प्लस WB से C का वर्क लेना पड़ेगा। A से B पे जाओ, B से C पे जाओ। तो देखो WA से B, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, पहले तो कैलकुलेट करो तभी तो पता चलेगा किसके अलोंग लिस्ट होगा। तो A से B में नो चेंज इन वॉल्यूम बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो A से B कैसा है, आइसोकोरिक है। तो आइसोकोरिक में तो कोई वर्क डन होता है नहीं बेटा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए से बी कैसा था, आइसोकोरिक में वर्क कितना होता है, 0। प्लस बी से सी देखो तो ये कैसा, आइसोबारिक, और आइसोबारिक है तो इसमें बेटा जरूर वर्क आएगा। तो बी से सी का वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व लेना पड़ेगा। तो बी से सी कितना एरिया करेगा, ये रेक्टेंगल का एरिया। तो देखो प्रेशर कितना हो गया, 15। आप चाहो तो ऐसे फॉर्मूला लगा लो, -P एक्सटर्नल V2 - V1 ऐसे सोचो, या फिर इसको एरिया अंडर कर्व सोच लो बेटा। तो देखो प्रेशर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि इसी 15 ATM पे हो रहा है ये। तो 15 हो गया, और V2 - V1 मतलब 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। आप चाहो तो एरिया भी निकालते तो ये 15 की हाइट है और ये कितना होता, 4। तो एक ही बात पड़ती है दोनों से। तो ये हो जाएगा -15 इंटू 6 - 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, -60। ठीक है, और जूल में ही ले रहा हूं मैं, है ना। यूनिट कौन सी ले रहा हूं मैं, जूल में ही लेके चल रहा हूं। प्रेशर वॉल्यूम मैंने नहीं कुछ दिया है, ये जूल में ही लेके चलते हैं हम लोग, ATM लीटर नहीं है। मतलब ये आपका मीटर क्यूब में हो गया बेटा, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। यूनिट चाहो तो लिख लो, क्योंकि तभी ये जूल में आंसर आएगा। ये मीटर क्यूब में हो गया और ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तब ये जूल की यूनिट दे देगा। तो ये आ गया। इसी तरीके से अब मैं WA से C डायरेक्ट अगर जाता तो कितना वर्क होता, A से C में डायरेक्ट वर्क। तो A से C में डायरेक्ट वर्क निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर का एरिया अंडर कर्व लेना पड़ेगा। ये इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, तो अब बात आ रही है कि इसका एरिया कैसे निकालूं मैं। ये एरिया यहां से इस पाथ के अंदर का एरिया कैसे निकालूं, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो क्या तरीका लगाओगे बताओ, इसको दो पार्ट में तोड़ लो बेटा इस तरीके से। ट्रेपेजियम हो गया ना, तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस तरीके से दो पार्ट में तोड़ लो। एक ट्रायंगल बना लो, मतलब इसको अगर D पॉइंट में दे दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल बेटा, ACD ट्रायंगल का एरिया प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया AD, और मान लो इसको E मान लो और यहाँ पे F मान लो, प्लस एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल कौन सा, ADEF। ऐसे जोड़ लो, ये एरिया निकाल लो, ये एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो टोटल A से C का वर्क मिल जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है ना आपको। तो एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो अब निकालो। ACD में कितना एरिया हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना AD इंटू हाइट कितना DC, प्लस रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता है बेटा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब AD इंटू AF, कुछ भी ले लो, कोई सा भी ले लो, AD इंटू AF ये ले लो, या EF इंटू FD कुछ भी ले लो। तो अब यहां से बस रख दो, हाफ इंटू AD की वैल्यू कितनी है 6 - 2 कितना हो गया 4, इंटू DC की वैल्यू कितनी होगी, D से C बेटा तो ये 15 ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10 का हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस AD देखो, AD कितना है 6 में से 2 गया तो 4, इंटू AF कितना है, ये वाली हाइट कितनी है बेटा, SAF 5 की है। तो सब आपको डायग्राम में दिखता है। ये बेटा अभी मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, ये केवल हमें रिजल्ट देता है, साइन नहीं बताएगा, केवल मैग्नीट्यूड। तो कितना हो गया 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, प्लस ये कितना 20 कितना हो गया 40 जूल। अब चूंकि देखो ये कैसा प्रोसेस हो रहा है बेटा, A से C जा रहे हैं, एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंड हो रहा है गैस, वॉल्यूम बढ़ा है तो ये एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस साइन, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, और जब सिस्टम वर्क करता है तो मैग्नीट्यूड कैसा आता है माइनस।
तो पूछा है कि किसमें लिस्ट वर्क होगा, तो एक पाथ में बेटा -60 जूल का वर्क आ रहा है और एक पाथ में मेरा आपका -40 जूल का आ रहा है। तो किसको लिस्ट बोलोगे? तो बेटा जब भी वर्क को कंपेयर करना है बेटा, माइनस साइन तो केवल ये बता रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क पूछे मिनिमम कहां पे हो रहा है, तो मिनिमम वर्क बेटा आपको मैग्नीट्यूड के साथ केवल देखना होता है, साइन को नहीं देखना। अगर न्यूमेरिकल देखोगे तो -60 क्या है, -40 से कम है, लेकिन एक्चुअल में वर्क केवल हमको देखना है, तो हम हमेशा मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं बेटा। तो लिस्ट वर्क कहां पे हो रहा है? पाथ एसी में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिस्ट वर्क जो है, लिस्ट वर्क इन पाथ किसमें हो जाएगा? एसी में हो जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा कि लिस्ट वर्क जो हो रहा है वो पाथ एसी में हो रहा है, ना कि एबीसी में। ऐसे चेक करना है। वैसे भी देखो एबीसी में आप ऐसे ओरली भी बिना लगाए भी कर सकते थे। एबीसी का एरिया ज्यादा आता बेटा, क्योंकि वो पूरा एरिया घेरता है, जबकि एसी का एरिया क्या है? कम है। तो जिसमें कम एरिया घेरेगा वो कम काम किया होगा, जो ज्यादा एरिया घेरेगा उसमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो माइनस साइन तो केवल मैग्नीट्यूड वो बताता है ना इसका, कि वर्क डन बाई सिस्टम हो रहा है आपका। देखो अब सेकेंड पार्ट कैसे करोगे? सेकेंड पार्ट में क्या बोला है बेटा हमें कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट ए इज 10 जूल। तो ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी उसको यूए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कितना दिया है बेटा? 10 जूल का। ए पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी कितना दिया है? 10 जूल का दिया है। एंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू चेंज इट स्टेट टू सी तक स्टेट चेंज करने के लिए थ्रू पाथ एसी पाथ से जो हीट देना पड़ा कितना? 200 जूल का। मतलब क्यू एसी है कि नहीं? पाथ एसी चाहिए तो ए से सी, एसी पाथ के लिए क्यू एसी कितना लग रहा है बेटा? इसमें दिया गया है 200 जूल का। ये सप्लाइड हो रहा है, सप्लाइड। तो सप्लाइड हो रहा है तो बेटा कैसा होगा? प्लस होगा। सप्लाइड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर रिजेक्ट होता तो कैसा होता? निगेटिव। तो इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फर्स्ट लॉ के अंदर। तो चूंकि हीट सप्लाइड है इसलिए मैं कैसे दूंगा? प्लस 200 जूल का। तो ये हीट हो गया। और तुम मुझसे क्या पूछा है? इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी। मुझे क्या पूछा है? यूसी बताइए कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। तो देखो बेटा जब भी हीट आ जाए, इंटरनल एनर्जी आ जाए, आपको केवल दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और वो क्या कहता है बेटा? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब जिसके लिए भी बात कर रहा हूं उस पर लगा दो। मुझे कौन से पाथ के लिए बात हो रही है? एसी पाथ के लिए। तो मैं लगा दूंगा डेल्टा यू एसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ऑफ पाथ एसी प्लस डब्ल्यू ऑफ एसी। बस ऐसे कर देना है। ठीक है, अब यू एसी को क्या लिख सकता हूं मैं? यूसी माइनस यूए तो लिख ही सकता हूं। यू एसी को क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यूसी माइनस यूए इज इक्वल टू, ये चेंज ही तो है तो फाइनल माइनस इनिशियल। क्यू एसी की जगह पे कितना रख दो? प्लस 200 प्लस डब्ल्यू एसी, एस सी का वर्क हमने निकाल लिया है, कितना है बेटा? -40। तो हर चीज को साइन कन्वेंशन के साथ मैंने पहले ही बताया रखना होता है, तो -40। अब देखो यूसी की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो यूसी माइनस यूसी अननोन है, यूए की वैल्यू दे रखी थी 10 इज इक्वल टू कितना? 200 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा इधर? 160। तो यहां से देखो यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा? यूसी इज इक्वल टू 170 और यूनिट जूल ही रहेगी क्योंकि सबका यूनिट सेम है। तो 170 जूल आ गया। बस ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो सी पॉइंट का इंटरनल एनर्जी पूछा था, तो सी पॉइंट की इंटरनल एनर्जी 170 जूल। तो जब भी क्यू हीट आए, इंटरनल एनर्जी आए ना, तो आपके दिमाग में केवल फर्स्ट लॉ आना चाहिए और जिस पाथ के बारे में बात करेगा उस पाथ पे फर्स्ट लॉ को लगा देना होता है। अब सिमिलरली आप थर्ड पार्ट चाहो तो आप कर सकते हो बेटा, अगर सेकंड समझ गए हैं तो। थर्ड पार्ट में क्या बोला है? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द पाथ ए बी इफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द गैस इज 10 किलो जूल। मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हमसे पूछा है, मतलब क्यू ए बी हमसे पूछना चाहता है बेटा कि क्यू ए बी कितना होगा? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन पाथ ए बी, ए से बी जाने में कितना हीट सप्लाइड होगा ये पूछना चाहता है। और हमें दिया क्या है? इफ इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ दिस गैस इज 10 जूल। मतलब ए से बी में जाने पे कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है, ऐसे लिख लो इसको ना हो तो। इंटरनल एनर्जी, इफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर दिस पाथ, फॉर पाथ ए बी, ऐसे भी मेंशन कर लो आप चाहो तो, फॉर पाथ ए बी ऑफ गैस इज 10 जूल। तो इफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर पाथ ए बी इज 10 जूल, तो 10 जूल का चेंज हो रहा है अगर ए बी पाथ के लिए, तो बताइए क्या होगा? मतलब डेल्टा यू ए से बी भी मुझे दे दिया कितना? 10 जूल। तो अब मुझे क्यू ए बी बताना है। तो मैंने बताया हीट जब भी आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक ही फॉर्मूला है क्या? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मुझे जिस पाथ के लिए लगाना है, किस पाथ के लिए लगाना है? ए बी के लिए। तो यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लिए? क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी। अब डब्ल्यू ए बी पाथ को देखो तो डब्ल्यू ए से बी पाथ कैसा है बेटा? आइसोकोरिक है क्या? ए से बी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, और आइसोकोरिक पाथ में तो कोई वर्क होता ही नहीं बेटा। तो ये तो चूंकि आइसोकोरिक है,
ए से बी आइसोकोरिक है और आइसोकोरिक में वॉल्यूम में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। V2 माइनस V1 क्या है, जीरो है इसके लिए, तो ए से बी जाते समय तो V2 माइनस V1 जीरो, तो डब्ल्यू भी कितना हो गया, जीरो। तो बेटा हीट सप्लाइड उतना ही होगा जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। तो हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा, हमसे क्यू ए बी पूछा है तो क्यू ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना डेल्टा यू बी होगा, कितना हो गया 10 जूल हो गया आंसर। तो देखो मैंने दोनों इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो जो कल लास्ट क्लास में कराया था मैंने, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा कि टोटल वर्क निकालो वाले, तो बहुत फेमस सवाल है, निकलेगा। एक मैक्सिमम टेम्परेचर वाला पूछ सकता है, तो वो भी आइडिया दे दिया मैंने। एक हमसे अलग अलग पाथ में हीट को पूछेगा, वो भी आइडिया दे दिया। और एक क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा जिसमें इंटरनल एनर्जी किसी पॉइंट पे बता के किसी दूसरे पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी को पूछ सकता है। तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जाना होता है। तो बस यही क्वेश्चंस हैं ग्राफिकल मेथड के, इस तरीके से आते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग बुकलेट से देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड के कि कैसे पूछते हैं, किस तरीके से लगाया जाता है। और इसके अलावा कुछ 2-4 क्वेश्चंस और मैं अलग से करवा रहा हूं आपको कि वो भी ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। तो देखिए और कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें भी करवा देता हूं मैं आपको। चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इस तरीके का प्रॉब्लम दे देता है बेटा कभी कभी। ये लॉग पी की एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी लॉग वी की एक्सिस है। एक सवाल का तरीका देखो, एक दूसरे तरीके का ऐसे सवाल दे देता है और इस पे 3 ग्राफ खींच के दिए हैं उसने इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 ग्राफ दे दिया इस तरीके से। और हमसे बोलता है क्वेश्चन में द फॉलोइंग, ये फिगर जो भी बनाए, द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट, फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट जो ये मैंने खींचे हैं, रिप्रेजेंट एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कौन कौन से, हीलियम, O2 एंड O3, ये 3 गैसेस दे रहा है, ठीक है। नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा फर्स्ट वाला हीलियम है, सेकंड O2 है और थर्ड वाला O3, ऐसा कुछ नहीं, नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। हमसे बोल रहा है विच कर्व, क्योंकि क्वेश्चन यही है, विच कर्व या स्ट्रेट लाइन जो भी बोलना, विच कर्व रिप्रेजेंट फॉर हीलियम, हीलियम के लिए इनमें से कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है आपका बेटा फर्स्ट, ऑप्शन बी है आपके लिए सेकंड, ऑप्शन सी है आपका थर्ड और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, एनी ऑफ दी एबव कर लो, नन ऑफ दीज को छोड़ो, एनी ऑफ दी एबव, कोई भी इनमें से हो सकता है। ऐसे दे रहा है 4 ऑप्शंस। तो देखो इन क्वेश्चंस को करने का लॉजिक क्या है बेटा, अब ये एक अलग तरीके के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वर्क वगैरह तो आपको कंपेयर करने, कैलकुलेट करने का तरीका मैंने सिखा दिया, कैसे करते हैं एरिया अंडर कर्व वगैरह से। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे करोगे कि कौन सा हीलियम गैस के रिप्रेजेंट करेगा इन तीनों में से। तो बेटा अगर याद हो थोड़ा सा हम लोगों ने, तो एडियाबैटिक के लिए, फॉर एडियाबैटिक, अगर गैस का नेचर पता करना है तो जाहिर सी बात है हमें पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, तो इसमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, गामा की मदद लेनी पड़ेगी। किसकी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी, गामा। तो हमें पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट पता है बेटा, ये लॉग पी और लॉग बी में ग्राफ है, तो ये तो हमें पता है कि इस तरीके का रिलेशन होता है। तो मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर लॉग लगा लेता हूं, ठीक है। तो लॉग पी हो जाएगा प्लस गामा लॉग वी इज इक्वल टू, ये अपना कोई कांस्टेंट जो भी रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट का तो कांस्टेंट के लिए क्या मान लो, कांस्टेंट के लिए आप कोई भी के कांस्टेंट इस तरीके से मान लो, अगर सपोज करो के कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो अगर हम लोग देखें तो इधर जो भी कांस्टेंट रहेगा वो लॉग के मान लो या के ही मान लो, चलो। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, रिलेशन क्या मिल रहा है, लॉग पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, के, ठीक है, माइनस गामा लॉग वी। तो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करो अगर बेटा, तो ये वाई एक्सिस पे दिया है, लॉग पी कहाँ पे दिया हमें, वाई एक्सिस पे, और लॉग बी कहाँ पे दिया है, एक्स एक्सिस पे। तो ये बेटा क्या बन गया, सी। तो क्या ये हमारा थोड़ा थोड़ा वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन बन रहा है क्या, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, जिसको कंपेयर करो तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग पी इज इक्वल टू माइनस गामा लॉग वी प्लस जो भी ये कांस्टेंट रहेगा, लॉग के मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट के मान लिया। तो ये क्या, ये y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप सी का ही बन गया, y, ये m बन गया, ये x बन गया और ये हमारे लिए c। तो ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ कैसे होता है, ऊपर जाके कहीं तो कट करेगा ना वो कांस्टेंट को, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब कैसे डिसाइड करूंगा कौन सा ग्राफ कैसे है, तो बेटा इस m से डिसाइड किया जाएगा।
इस m से डिसाइड होगा, गामा की वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो m है, m बराबर क्या है मेरे लिए, गामा, और ये गामा क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ कर्व। ये स्लोप को ही बताता है ना, m किसको बताता है, स्लोप को बताता है। तो अब गामा की वैल्यू सबके लिए चेक कर लेते हैं। गामा ऑफ हीलियम की बात करो, हीलियम का गामा कितना है, तो हीलियम का गामा होता है बेटा, मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक का 5/3, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है ना, तो मोनोएटॉमिक का Cp होता है 5r/2, 3r/2, तो ये 5/3 हो गया। 5/3 का मतलब है कितना आ गया, 1.6। इसी तरीके से गामा ऑफ O2 निकालो, तो O2 कैसा है बेटा, डाइएटॉमिक गैस है, तो डाइएटॉमिक गैस का कितना आता है, 7/5। तो ये सब थोड़ा याद होना चाहिए, 7/5 करोगे तो ये 1.4 आ जाता है। इसी तरीके से गामा ऑफ O3 की बात करो तो ये ट्राइएटॉमिक गैस हो गया बेटा, और ट्राइएटॉमिक गैस की बात करोगे तो उसका कितना आता था, 4/3, मतलब ये 1.33 आता है। तो जो गामा है वो क्या बता रहा है बेटा, स्लोप ऑफ कर्व को बता रहा है। तो इन तीनों कर्व का स्लोप तो हम देख ही सकते हैं। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है ना, इसलिए मैं कह रहा था मैथमेटिकल टाइप का हो जाता है। इन देखो ये 3 लाइनों को खींचो, किसका स्लोप बेटा सबसे ज्यादा है, तो देखो इसका स्लोप सबसे छोटा है, इसका स्लोप उससे थोड़ा ज्यादा है, और ये ऐसे कर देता हूँ θ1, θ2, और इसको कह देता हूँ θ3। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, θ1 सबसे कम है, θ2 उससे ज्यादा है, और θ3 सबसे बड़ा है स्लोप के मामले में। ठीक है, तो बेटा इसमें इन तीनों में ये जो वैल्यू आई 1.6, 1.4, 1.33, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1.6 है ना। तो जिसका सबसे बड़ा स्लोप होगा बेटा वही हमें बताएगा, क्योंकि m तो गामा क्या बताता है, m क्या बता रहा है, गामा क्या बता रहा है, स्लोप को बता रहा है। तो स्लोप जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू तो यही दिख रही है मुझे, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों ग्राफ में किसके करिस्पॉन्डिंग आ रही है, थर्ड ग्राफ के करिस्पॉन्डिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ग्राफ जो है वो बताएगा किसको, हीलियम को। तो अब हम चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं बेटा, थर्ड वाला हीलियम के लिए हो जाएगा, सेकंड वाला किसके लिए हो जाएगा, O2 के लिए हो जाएगा, और फर्स्ट वाला हमारा O3 के लिए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C। आई बात समझ में। तो एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी हमें करने आना चाहिए। और इसका एक जनरल आइडिया दे दूं मैं, तो कभी भी एडियाबैटिक की बात करें, फॉर एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक का कभी भी बात करें, ऐसे ग्राफ का एक जनरल तरीका मैं बता देता हूं। कभी भी ये देखो, ये क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये ग्राफ तीनों ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो एडियाबैटिक में अगर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन, तो अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है बेटा, तो एक्सपेंशन में जो नीचे वाला ग्राफ होता है वो किसको बताता है, मोनोएटॉमिक को। तो एक्सपेंशन के लिए जो नीचे वाला ग्राफ है, या ऐसे लिखो, मैक्सिमम स्लोप किसको बताएगा, मोनोएटॉमिक को। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन में उल्टा हो जाएगा। कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, अगर कंप्रेस करते बेटा, तो कंप्रेस करते समय क्या हो जाता है, आपका उल्टा चलने लगता। उल्टा चलने का मतलब क्या हो जाता, जो मिनिमम स्लोप होता वो किसको बताता, आपको, मोनो को। मिनिमम स्लोप जो होता वो किसको बताता, मोनो को। या ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको देखो इस तरीके से, हिंदी भाषा में थोड़ा सा समझ लो। जो नीचे वाला रहेगा, ऐसे समझो, एक्सपेंशन के केस में, एडियाबैटिक में जो नीचे वाला रहेगा, नीचे वाला, ऐसे याद करो तो ज्यादा अच्छे से होगा। नीचे वाला हमेशा किसको बताएगा बेटा, मोनो को बताएगा, मोनोएटॉमिक। नीचे वाला किसको बताएगा, मोनोएटॉमिक, जब एक्सपेंशन का केस रहेगा। और कंप्रेशन का केस में, कंप्रेशन के केस में क्या होगा, कंप्रेशन के केस में बेटा नीचे वाला किसको बताएगा, ट्राइएटॉमिक को। कंप्रेशन के केस में आपका जो नीचे वाला है वो किसको बताएगा, नीचे वाला किसको बताता है, कंप्रेस अगर करोगे, कंप्रेस मतलब ग्राफ उल्टा लेके जाओगे, तो ट्राइएटॉमिक को बताएगा। तो या तो स्लोप से कंपेयर करो, या इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक्स ध्यान रखो कि एक्सपेंशन के केस में नीचे वाला आपका मोनोएटॉमिक चलेगा, मोनो डाई ट्राई ऐसे चलता है ग्राफ। और अगर कंप्रेशन का केस हो गया, कंप्रेशन का केस मतलब बेटा उल्टा। देखो कंप्रेशन का केस अगर दिखाना चाहूं तो यहाँ देखो, प्रेशर वॉल्यूम ले लो या लॉग P वर्सेज V ले लो, तो ऐसे चलेगा ग्राफ, इस तरीके से नीचे से ऊपर। तो कंप्रेशन के केस में नीचे वाला आप किसको बताएगा, ट्राइएटॉमिक, मतलब ये O3 को बताएगा, ये O2 को बताएगा, और ये हीलियम को बताएगा। क्योंकि अब देखो ना इनका स्लोप कैसे हो जाएगा, इस तरीके से ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल लॉजिक होता है। तो इसको मैं ये वाली चीज हटा रहा हूं, इससे मत कंपेयर करो, है ना, क्योंकि आप स्लोप नहीं निकाल पाओगे। बस आप ये जुगाड़ ध्यान में रखो कैसे मैंने किया। नीचे वाला मोनो को बताएगा एक्सपेंशन के केस में, और कंप्रेस हो रहा होगा गैस ऊपर की तरफ अगर जाता हुआ दिखाई दे, तो नीचे वाला ट्राई को बताएगा, मतलब ऊपर वाला मोनो को बताएगा। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। तो चलो एक और क्वेश्चन बस कराता हूं मैं इसके ऊपर, कि एक और क्वेश्चन किस तरीके से आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके कैसे पूछ सकता है। देखो, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक, उसके बाद हम लोग बुकलेट से कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे।
ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ए गैस ओवेज लॉ वी टी पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है बेटा, उसमें जो एक गैस है वो इस लॉ को ओबे करता है, वी टी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमसे बोल रहा है द गैस मस्ट बी, द गैस मस्ट बी, गैस क्या होगी, मस्ट बी। ऑप्शन ए दे रहा है हमें मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक। ऑप्शन बी दे रहा है हमें डाइएटॉमिक। ये एडियाबैटिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, डाइएटॉमिक। ऑप्शन सी दे रहा है हमें पॉलीएटॉमिक, और ऑप्शन डी दे रहा है आइदर ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी हो सकता है अगर इस तरीके के लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन का लॉजिक क्या करना है। बी टी पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया आपको, बी टी पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप अगर बेटा फॉर एडियाबैटिक के लिए बात करो तो एडियाबैटिक का रिलेशन सोचो, क्योंकि देखो आपको गैस का नेचर कभी भी पता करना है बेटा, जैसे इसमें भी, तो आपको गामा से ही कंसर्न करना पड़ेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो मैं इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर वाले रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वॉल्यूम को वॉल्यूम रहने दे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो टी बाई वी लिख सकता हूं इसकी जगह पे। तो टी बाई वी, वी के पावर गामा, मतलब हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है टी वी के पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन होता है। तो मैं इस वी टी पावर 3 को इसके फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहा हूं, टी वी के पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें जो दिया है उसने इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करो। हमें पता है बेटा कि v के पावर गामा -1 इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा होता है, ठीक है, ये हमें रिलेशनशिप पता है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ मुझे v के पावर 1 करना है ना, v के पावर 1, तो गामा -1 रूट ले लेते हैं। तो गामा -1 रूट जैसे ही लोगे तो v के पावर तो 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है, इंटू टी के पावर कितना आ जाएगा बेटा, 1 पावर था और गामा -1 रूट लिया है तो 1 अपॉन गामा -1, और कांस्टेंट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। मतलब v के पावर गामा -1 टी इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v टी के पावर 1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों तरफ गामा -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से ये मिल जाता है बेटा पावर के फॉर्म में। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, वी टी पावर 3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 3। तो 1 अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू अगर 3 है आपका, तो यहाँ से 3 गामा -3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3, गामा इज इक्वल टू 4/3। और गामा अगर 4/3 आ गया तो 4/3 किसके लिए बताता है बेटा, पॉली एटॉमिक के लिए या ट्राई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर या पॉली एटॉमिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक। तो ऐसे सवाल भी आ सकता है ना, ऐसा आता तो नहीं है जनरली नीट में, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लॉजिक ऐसे हैं। बाकी ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको करने तो आ ही गए हैं बेटा किस तरीके से। अब चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग बुकलेट से देख लेते हैं। बुकलेट में कुछ आपको कर्व वाले, ग्राफ वाले जो ग्राफिकल क्वेश्चंस दिए हैं उनको फटाफट हम लोग करके कंप्लीट करते हैं बेटा अपना फर्स्ट लॉ पूरी तरह से। चलिए तो हम लोग कुछ बुकलेट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं अभी। तो बुकलेट में केवल उन्हीं क्वेश्चनों को ढूंढता हूं मैं जो बेटा ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफिकल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वाले तो क्वेश्चंस कुछ कर ही लोगे आप लोग, है ना, एग्जाम्पल वाले कर लोगे कुछ, एक दो मैं दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, ये ग्राफ का एक क्वेश्चन ये दिया है, क्या दे रहा है, फॉलोइंग ग्राफ शोज ए सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। सिंगल स्टेज एक्सपेंशन मतलब समझ लो बेटा, जो मैंने आपको बताया था ना चीनी के एक एक टुकड़े उठाना, वो धीरे से एक ही स्टेज में करा रहे हो। जैसे आप देखो, प्रेशर है, वॉल्यूम है बेटा, तो आपको मान लो यहां से यहां तक आना है, ए से बी तक आना है सपोज करो। तो अगर आप इस तरीके का पाथ बना रहे हो, कर्वेचर नेचर, मतलब आप कैसे आ रहे हो बेटा, रिवर्सिबल पाथ से आ रहे हो। अगर इसको इरिवर्सिबल पाथ से आना होता तो इरिवर्सिबल पाथ से कैसे आते, आप कई स्टेप में आ सकते हो। जैसे देखो, आप पहले यहां से यहां गिरते बेटा, फिर इस तरीके से जाते तो यहां पहुंचते, फिर आप यहां से यहां गिरो, यहां पहुंचो, फिर इस तरीके से यहां से यहां गिरो, यहां पहुंचो, फिर यहां से यहां। तो देखो कितने स्टेज प्रोसेस हो जाता है, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज। तो ये 4 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हुई। कोई चाहे तो इसको सिंगल स्टेज करवा देता। सिंगल स्टेज का मतलब डायरेक्ट प्रेशर यहां से यहां ड्रॉप करता और डायरेक्ट बी पे पहुंच जाता, मैंने बताया था ना। तो ये सिंगल स्टेज प्रोसेस ही दिखा रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो अचानक से प्रेशर गिरता है और डायरेक्ट उस पे बेटा एक्सपेंशन हो गया। तो कोई पाथ तो नहीं बना सकते ना, तो ये इरिवर्सिबल ही हो गया प्रोसेस। पाथ जब बना नहीं सकते तो इरिवर्सिबल है, तो उसको सिंगल स्टेज बोलते हैं। ऐसे 2 स्टेज में कराना होता तो बेटा यहां से यहां गिरो इस तरीके से और फिर यहां से डायरेक्ट आ जाओ, तो 2 स्टेज प्रोसेस कहलाता। और यही देखो, इसको अगर इनफाइनाइट स्टेप में कराने लगो बेटा,
इसको इनफाइनाइट स्टेप में ऐसे ऐसे कराने लगो इनफाइनाइट स्टेप में, तो ओवरऑल तो ये इनफाइनाइट स्टेज मिलके एक कर्व ही बन जाएगा ना, तो रिवर्सिबल पाथ हो जाता था। तो बोल रहा है कि फॉलोइंग ग्राफ शोज अ सिंगल स्टेज एक्सपेंशन प्रोसेस, ये दिखाया है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, कितना वर्क डन होगा इस सिस्टम में। तो बेटा वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये देखो, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक्सपेंशन इसी एक्सटर्नल, मैंने बताया था ना, ये ग्राफ देखना कॉपी में जाकर नोट्स में बनाया था मैंने। जब ये गिरता है तो जो प्रेशर आता है इस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन होने लगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर ये हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो कितना हो जाएगा -1 V2 - V1। हमारे लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल V2 - V1 लगा देंगे। तो P एक्सटर्नल कितना हो गया 1 ATM, -1 इंटू V2 कितना है 4 - 2 तो कितना हो गया 2, मतलब -2 ATM लीटर हो जाएगा। और उसने जूल में किया है तो -2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 101.3 से, तो जूल में आंसर हो जाएगा। तो -202.6 जूल हो जाएगा आंसर। तो सिंगल स्टेज, ये क्वेश्चन का मेन पर्पज मेरा लेने का ये था कि आपको ये पता चले बेटा सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, ट्रिपल स्टेज का मतलब क्या होता है। अगर बोले कोई प्रोसेस की ट्रिपल स्टेज में हो रहा है, तो ट्रिपल स्टेज में होने का मतलब पॉइंट ए से बेटा आप मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है ट्रिपल स्टेज में, तो पहले आप इसका प्रेशर ड्रॉप करके यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंशन कराओगे, फिर प्रेशर ड्रॉप करके फिर एक्सपेंशन करा दोगे, 2 स्टेज हो गए, फिर प्रेशर ड्रॉप करके यहाँ। तो ये देखो आप यहां से पहले यहां पहुंचे, फिर यहां से बेटा यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, तो ये 3 स्टेज में हो रहा है प्रोसेस। तो बेसिकली ये इररिवर्सिबल पाथ है। ये कैसा है, इररिवर्सिबल पाथ है। और हमसे पूछ ले कि वर्क डन बताओ कितना हो गया, तो बेटा एरिया अंडर कर्व निकालना होगा। तो इसके अंदर का एरिया, ये एरिया, इसके अंदर का एरिया और इसके अंदर का, मतलब ये 1 2 3 रेक्टेंगल का सम निकाल दोगे तो वर्क डन मिल जाएगा। और अगर ये रिवर्सिबल पाथ होता, रिवर्सिबल पाथ बोला होता, तो रिवर्सिबल पाथ के लिए तो सॉलिड लाइन बनता है इस तरीके से, और रिवर्सिबल पाथ बोलता तो देखो एरिया हम पूरा ये निकालते हैं इसके अंदर का। तो देखो एक्सपेंशन प्रोसेस है बेटा, एक्सपेंड हो रहा है अगर गैस, तो मैंने बताया था W एक्सपेंशन में जो होता है वो रिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, इररिवर्सिबल से ज्यादा होता है। इररिवर्सिबल से क्या होता है, ज्यादा होता है, वो यहां से भी प्रूफ हो जाता है। तो फिर ये एरिया निकालना पड़ता है, और कर्वेचर का एरिया तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करते बेटा, फॉर्मूला लगा देते हैं -2.303 nRT log VV अपॉन VA। बी पॉइंट का वॉल्यूम बताया होता हमें, ए का बताया होता, तो फॉर्मूले से निकलता वर्क, समझे ना। और स्ट्रेट लाइन वगैरह दिया होगा तब तो आपको वही एरिया और का फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो ये ऐसे होता है, सिंगल स्टेज बोल दे, 3 स्टेज में प्रोसेस बोल दे, 4 स्टेज में बोल दे, तो ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस कौन से हैं, ग्राफ्स वाले सब कर लेते हैं। देखो इस तरीके का है, ये ग्राफिकल आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिए बेटा, ठीक है, एक ग्राफिकल आप खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना। PV = nRT आप किसी जगह पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसने देखो A पॉइंट पे PV = nRT वाला इक्वेशन लगाया, N हो गया, R हो गया, T हो गया। तो आप चेक कर लेना इसे एक बार, है ना, कि ये क्वेश्चन भी देख सकते हो कैसे करते हैं ये लोग। ये देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसियस सैंपल, द करेक्ट रिलेशनशिप विथ साइन अकॉर्डिंग टू न्यू IPSC, द रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस आर कैरिड आउट बिटवीन सेम एंड इनिशियल पॉइंट। तो बेटा अभी बताया एक्सपेंशन का प्रोसेस कराना है, तो एक्सपेंशन के प्रोसेस में बोल रहा है कि कौन सी चीज सही होगी साइन कन्वेंशन के साथ। तो एक्सपेंशन के प्रोसेस में हमको पता है W रिवर्सिबल का जो एक्सपेंशन का वर्क होता है बेटा, अभी यहाँ देखा था ना पीछे, एक्सपेंशन रिवर्सिबल का वर्क जो है इररिवर्सिबल से ज्यादा होता है, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क हमारा इररिवर्सिबल से ज्यादा दिखना चाहिए। तो ये वाला आंसर सही दिख रहा है इसमें। तो देखो ये सब आपको PV = बस nRT लगाना है बेटा और उन्हीं से सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन समझ गए ना, रिवर्सिबल का इररिवर्सिबल से ज्यादा। ये भी देखो इस तरीके के ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हैं, जो भी ग्राफ से रिलेटेड है सब आसान क्वेश्चंस होते हैं। बोल रहा है ये भी आप देख लेना, है ना, इसको आप सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है बुकलेट में आपके। तो जो अनसॉल्व है उनको हम लोग देख लेते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिए उनको आप खुद से देख लेना एक बार बेटा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। वही इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालने का मतलब क्या है बेटा, इसमें पूछा था ना, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U निकालना है पाथ ABC में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ABC का निकालने चलोगे तो इसको बेटा UC - UA लिख दो और NCV TC - TA कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि UC UA का कुछ आइडिया नहीं है। तो NCV TC - TA, और TC को क्या बताया था मैंने, PC VC अपॉन NR लिख लो, और TA को PA VA अपॉन NR लिख लो, बस यहां से सॉल्व कर लो। गैस के मोल्स बता रखा है 1 मोल, CV आपको बता ही दिया बेटा मोनो एटॉमिक है तो 3R/2, और PC VC सब आपको दिख रहा है, PA VA दिख रहा है, TC VC दिख रहा है। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग तरीके का दिया है, जो मैं बता रहा हूँ इससे कर लेना, तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ये ज्यादा आसान तरीका है, समझे ना। NCV TC - TA जो क्लास में कल हमने 2 सवाल किए ना, उस तरीके से करना है। तो इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग दिया है, आप ऐसे लगा लो तो जल्दी से हो जाएगा आपका सॉल्व।
चलो और देखें और कौन से क्वेश्चन हैं ग्राफिकल, उनको भी करा दूं मैं। अब थोड़े अननोन में आ जाओ, जैसे ये देखो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, तो आपको अब फर्स्ट लॉ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। ग्राफिकल वाले मैं दिखा देता हूं क्योंकि ग्राफिकल पार्ट चल रहा था। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। तो बेटा ये वॉल्यूम प्रेशर, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे बताओ? अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है और बेटा यहाँ वॉल्यूम एक्सिस कर दिया, यहाँ प्रेशर कर दिया, तो अगर मैं इसको प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस पे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? सर्किल तो बेटा सर्किल ही बना रहेगा, कुछ चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अगर इधर प्रेशर एक्सिस कर दूं, इधर वॉल्यूम कर दूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर्किल तो सर्किल वैसा ही दिखाई देगा चाहे। तो देखो सर्कुलर प्रोसेस है अगर कोई, तो उसको प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसके अंदर का एरिया है ना, जो इसके अंदर का एरिया वही वर्क देगा। तो एरिया कैसे निकालते हो? सर्किल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो। रेडियस कितना हो जाएगा? देखो ये 10 है, ये 30 है, तो ये टोटल डिस्टेंस 20 का डायमीटर हो गया। तो 20 का डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया बेटा? 10 का हो गया। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 पाई। 100 पाई ये क्या आया? वर्क आया। अब ये वर्क बेटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो देख लो साइक्लिक प्रोसेस कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दिया है तो निगेटिव होता है, क्लॉकवाइज का मतलब निगेटिव, तो वर्क निगेटिव आया। हमसे हीट पूछा था, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस का तो डेल्टा यू 0 होता है, तो हीट बराबर वर्क हो जाएगा। तो क्यू बराबर डब्लू, तो मतलब क्यू बराबर माइनस डब्लू ना, तो ये माइनस माइनस प्लस 100 पाई हो जाएगा। तो वर्क निगेटिव आएगा, हीट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे होते हैं प्रोसेस। तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस में मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई इसकी को दिक्कत आनी चाहिए। ये कर ही लोगे आप कि बताओ ए से बी, बी से सी और सी से क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए से बी बेटा आइसोकोरिक को बता रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। बी से सी आप देखो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है बेटा, तो ये आइसोबारिक को बता रहा होगा। और सी से आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। ग्राफिकल वाले सारे क्वेश्चन सब हो जाने चाहिए क्योंकि फर्स्ट लॉ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन देखो, आइडियल गैस टेकन अंडर साइक्लिक प्रोसेस ABCA as shown in PV diagram. The net work done by the gas during the cycle is equal to, कितना वर्क डन हो जाएगा? तो एरिया अंडर कर्व निकालना है बस। ये प्रेशर एक्सिस है, वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस मतलब AC, हाइट मतलब AB। तो बेस कितना हो गया? 3B में से 2B1 हो गया, इंटू AB कितना हो गया बेटा? ये 6 और ये 5P1 हो जाएगा। 1/2 है तो 2 से 2 कर लिया, 5P1B1 हो गया। और प्रोसेस कैसा दिख रहा है? साइक्लिक दिख रहा है क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गया तो माइनस, तो चूंकि इसने मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो 5P1B1 आंसर कर लेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। और आपको कुछ क्वेश्चंस ये सब देखो, ये सब अटेम्प्ट कर लेना, ग्राफिकल है। द करेक्ट फिगर करेस्पॉन्डिंग टू आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात है, तो आइसोथर्मल ऊपर होता है, एडियाबैटिक नीचे होता है एक्सपेंशन के केस में। ये सही हो गया। और भी हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस, देख सकते हो। ये सब ग्राफ वाले ट्राई कर लेना, ग्राफ के सारे लग जाएंगे। जैसे ये देखो, ये बहुत फेमस सवाल है, ये वाला बहुत पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। A mass expand from state A to B by the 3 paths 1 2 3 W1 W2 W3 by the work during the 3 paths। तो बताना है बेटा कौन सा सही होगा। तो देखो 1 में तो इतना एरिया आएगा बेटा, 2 में एरिया ज्यादा आएगा, 3 में सबसे ज्यादा एरिया आएगा। तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा? ये W3 है, ये W2 है, ये W1 है। तो सबसे ज्यादा एरिया W3 घेरेगा, तो W1 में सबसे कम वर्क, W2 में उससे ज्यादा, W3 में सबसे ज्यादा। ये फिजिक्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ये भी लगा लेना। ग्राफिकल सब अटेम्प्ट कर लेना क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। देखो यही एक और क्वेश्चन था, ये भी देखो साइक्लिक टाइप का दिया है। तो वॉल्यूम प्रेशर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा क्योंकि साइक्लिक है, तो प्रेशर वॉल्यूम के एक्सिस से कोई चेंजेबल है, एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, एरिया अंडर कर पाई आर स्क्वायर लगा दो। रेडियस कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1/2 पाई आर स्क्वायर, या P2 माइनस P1/2। मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों सही हो जाएगा। प्रेशर के टर्म्स में भी ले सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में भी ले सकते हो, ये तो गलत है दोनों। तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, अब कोई छूटना नहीं चाहिए, सब अटेम्प्ट कर लीजिए। और 1-2 क्वेश्चंस मुझे उसमें से दिखाना था, जेईई एडवांस का। देखो ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो 1 mole of ideal gas taken from A to B along 2 paths denoted by solid and dashed line as shown in the graph below. If work done along the solid line is WS, solid line ये है, इसके along अगर वर्क बेटा WS हो रहा है, and the along the dotted line is WD, डैश लाइन से WD हो रहा है, तो बताना है आपको WD/WS का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो बताना है। तो इसका आइडिया दे देता हूं मैं, कैसे करना है इसको। सिंपल है, ये भी करने का आइडिया क्या है, इसका थीम क्या है बेटा, डैश। ये देखो सॉलिड वाले का वर्क कैसे निकालोगे, जो सॉलिड है ये तो रिवर्सिबल पाथ है,
सॉलिड वाला कैसा हो गया, ए से बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का -2.303 NRT लॉग VV अपॉन VA, फाइनल माइनस इन फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो सब आपको दिया होगा बेटा इसमें, है ना। अब चूंकि देखो टेम्परेचर नहीं दिया है तो NB की NRT की जगह पे क्या लगा दो, PV लगा दो। तो 2.303 प्रेशर वॉल्यूम कहीं का भी रख लो, लॉग VV पता है 5.5, VA पता है 4, यहाँ से रख के निकल जाएगा। इसी तरीके से डैश लाइन का निकालना है, तो डैश लाइन का कैसे निकालोगे बेटा, तो एरिया अंडर कर्व, तो पहले इसके अंदर का एरिया, ये एरिया, फिर इसके अंदर का एरिया, ये एरिया, फिर इसके अंदर का एरिया, मतलब ये 3 बार में होगा। -4 इंटू ये प्लस 1 इंटू दिस, प्लस मतलब इसको ABC बोल दूं अगर मैं, तो एरिया A प्लस B प्लस C, इन तीनों के एरिया को निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, इस छोटे वाले रेक्टेंगल का। कैसे एरिया निकालना है, तो देखो ये प्रेशर कितना हो गया 0.51 है, तो ये बेटा इसके बीच में कितना होगा आपका 0.75, तो 0.75 प्रेशर हो गया, और ये यहाँ से डिस्टेंस ले लो वॉल्यूम का, 5.5 में से 3 गया। इस तरीके से ले लेके बस सॉल्व कर लेना है। पहले रेक्टेंगल का एरिया, दूसरे का एरिया, तीसरे का एरिया जोड़ के निकाल दो, आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन इससे भी देख लो, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन इज शोन इन द फिगर। तो ऊपर वाला ग्राफ बेटा आइसोथर्मल को बता रहा है, नीचे वाला एडियाबैटिक। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता है कि नीचे वाला एडियाबैटिक होता है एक्सपेंशन के केस में, आइसोथर्मल ऊपर अंगूठा रख के घुमाना है, बताया था मैंने। तो कौन कौन सा सही होगा, करेक्ट बोला है। तो T1 बराबर T2, T1 बराबर T2। तो बेटा अगर ये आइसोथर्मल पाथ है तो यहाँ जितना टेम्परेचर होगा यहाँ इतना भी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है, तो सही है बिल्कुल। T3 इज ग्रेटर देन T1, T3 को कह रहा है T1 से बड़ा होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो अब ये क्या है बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। ये क्या एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और एडियाबैटिक में हमें पता है डेल्टा यू बराबर क्या होता है W, और चूंकि एक्सपेंशन है तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव। अगर वर्क निगेटिव तो डेल्टा यू भी निगेटिव, और डेल्टा यू निगेटिव का मतलब क्या होता था बेटा, कूलिंग होता है, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है। वही मैंने कहा था लिंक करना है, एक्सपेंशन में वर्क निगेटिव तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निगेटिव, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 है, तो जाहिर सी बात है T3 जो होगा इट इज लेस देन T1, क्योंकि ये एक्सपेंशन का प्रोसेस है तो ये वाला सही नहीं होगा, T3 इज लेस देन T1 सही हो जाता। फिर W आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन W एडियाबैटिक, तो बेटा आइसोथर्मल में इतना वर्क आएगा एरिया अंडर कर्व, और एडियाबैटिक का थोड़ा कम एरिया घेरेगा, तो जाहिर सी बात है आइसोथर्मल का वर्क जो होगा वो एडियाबैटिक के वर्क से ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ये बेटा एक्सपेंशन है तो ये भी निगेटिव आएगा वर्क, ये भी निगेटिव आएगा। तो इसने देखो मैग्नीट्यूड से नहीं दिया, इसने विदाउट मैग्नीट्यूड दिया बेटा, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड से चलोगे ये सही होता है। W ऑफ आइसोथर्मल का जो कर्व आता W एडियाबैटिक से, ये सही ऑप्शन होता, मैग्नीट्यूड वाला ऑप्शन सही होता, मैग्नीट्यूड वाइज लेते। क्योंकि देखो ये एरिया ज्यादा घेरेगा बेटा, एक्सपेंशन है तो माइनस, अगर सपोज करो इसमें -100 होगा तो इसमें बेटा -50 होगा ना, तो -50 तो -100 से बड़ा है ना। तो बिना मैग्नीट्यूड के दिया है तो मतलब क्या हो गया, आइसोथर्मल में वर्क ज्यादा, एडियाबैटिक में कम, तो ये गलत हो गया ना। मैग्नीट्यूड के साथ आइसोथर्मल में ज्यादा होता है, एडियाबैटिक में कम। और लास्ट बात कर रहा है डेल्टा यू आइसोथर्मल का, डेल्टा यू एडियाबैटिक से ज्यादा होगा। तो आइसोथर्मल का तो डेल्टा यू कितना होता है बेटा, 0। डेल्टा यू आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता, तो डेल्टा यू आइसोथर्मल का क्या होता है, 0। और एडियाबैटिक का तो डेल्टा यू निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है 0 से निगेटिव वैल्यू तो छोटी होगी ना, तो डी भी सही हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें पूरा आपका एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों को कंपेयर कर लिया था बेटा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको कर सकते हैं, जैसे इसमें ये भी बोल सकता था QAC 0 होगा, तो देखो A से C मतलब Q, ये पाथ ही ले लो A to B, तो QA to B, ये AB कर लो, इसको AC कर लो, तो QAC 0 बोलता तो बिल्कुल सही बात हो जाती, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। चलो, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, और आप पूरी तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन जितने उन सबको अटेम्प्ट कर लो, और फर्स्ट लॉ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।